हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। ग्रो विथ इन्फिनिटी क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें आज हम लोग जो करने वाले हैं मैथ्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड मैथ के क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है जो इस बार आने वाला है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊँगा जिससे आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि n एक समप्राकृत संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या जिससे n इंटू एन प्लस वन तथा n+2 विभाजित हो। अब देखिए, इंग्लिश में अगर बात करें, इफ़ n इज़ द इवन नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नंबर b मस्ट बी डिविजिबल बाय दिस। अब खुद सोचिए, एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इफ़ n इज़ द इवन नेचुरल नंबर, इवन होना चाहिए n की वैल्यू। तो लेट कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर मान लीजिए कुछ दिया है तो लेट कर लेते हैं, लेट n हो गया कोई इवन नंबर, मान लिया 2, ठीक है, नेचुरल नंबर n नंबर, देन द लार्जर नंबर बाय विच इतना इज डिविजिबल। इसमें से कौन सा लार्जेस्ट नंबर जो डिविजिबल है। अब मान लीजिए n की वैल्यू 2 रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट 2 + 1 इंटू 2 + 2। तो अगर सॉल्व करें तो 2 और ये क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 और ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि लार्जेस्ट नंबर पूछा तो लार्जेस्ट आंसर इज 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर इज द डी, राइट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। इफ़ 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, 2 और 3 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, ज़ीरोज़ हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के एम एन, तो के और एम की वैल्यू फाइंड करना है जब ज़ीरोज़ दे रखा होता है। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि अगर उस इक्वेशन का अगर ये ज़ीरोज़ है, अगर उसकी वैल्यू अगर आप इसमें पुट करोगे तो सॉल्व होकर पूरे आंसर को ज़ीरो कर देगा। तो इसका मतलब है, अगर हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर हमारे पास मान लीजिए इक्वेशन जो दिया है वो है 3x², एक्स की जगह पर एक बार क्या पुट करोगे आप 2, तो 3 × 2 का स्क्वायर माइनस है 2 के ऐसे रहने दो और एक्स के ऊपर फिर 2 × 2 और प्लस 2 × m की वैल्यू हमें निकालना है, तो 2m ऐसे रह जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो 12 - 4k + 2m इक्वल्स कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए आप, तो इसको हम कह सकते हैं 2m - 4k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2m को इधर कर लिया हमने, 4 को इधर कर लिया हमने, -4 और 12 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 12 बन जाएगा। ये हो जाएगा -12, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरह से एक बार 3 की वैल्यू भी रख दीजिए। अगर 3 की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो हमारा ये बन जाएगा 3 पुट करने पर, मान लीजिए यहाँ पर 3 पुट कर दें तो 3 × 3 का स्क्वायर -2 × k × 3 + 2m इक्वल्स टू 0, ठीक है। तब ये हो जाएगा 3 3 होती है 27, 27 - 6k + 2m इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम निकालें क्या हो जाएगा, 2m - 6k इक्वल्स टू -27, राइट। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2m - 6k - 27, राइट। यहाँ जाएगा -27, साइन चेंज कर देते हैं। देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, राइट। ये माइनस में था, ये कट गया, कितना बचाएगा यहाँ पर, माइनस का माइनस था, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2k, यहाँ क्या बच जाएगा, इक्वल टू 15, ये 27 प्लस में है, 12 माइनस में है, तो बचाएगा 50। के की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। तो चेक कीजिए के की वैल्यू कहाँ 15/2 है, तो के की वैल्यू यहाँ पर 15/2, तो सी इज़ द राइट आंसर इसका आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन अगर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशन इतना हैज़ नो सोल्यूशन। अब आपको पता है कि नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, तो याद रखिएगा नो सोल्यूशन क्वेश्चन कंडीशन कहता है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2
नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, राइट। तो नो सॉल्यूशन कंडीशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट की वैल्यू रख देंगे। कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका देखिए 2 है और A2 की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू B1 की वैल्यू P है और B2 की वैल्यू 1 है, C1 की वैल्यू 8 है, C2 की वैल्यू 6 है। अब हमें ये नहीं इक्वल लेना है तो हमें फिर इक्वल कौन सा लेना है, ये वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 × 1 इक्वल्स टू P × 1। तो 2 इक्वल्स टू P, तो हमें P की वैल्यू कितना मिल गया, 2। तो राइट आंसर इज 2 इज़ द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ़ sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब इतना आसान क्वेश्चन है, इसको क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक बार थीटा की वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी जो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो हमारा आंसर हो सकता है, या एक तरीका भी होता है इसको सॉल्व करने का। तो इसको हम लोग तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि अगर हम पुट करते थीटा की वैल्यू तो कैसे आंसर आता। तो अगर मान लीजिए इसको हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इस 3 को इधर अगर हम भेज देते, ठीक है, तो क्या होता, 2 - 3 साइन स्क्वायर 3 - 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहता, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए, 2 माइनस, और कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को ऐसे रहने देते हैं, और कॉस स्क्वायर कह सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब इक्वल टू, देखिए 2 माइनस, इसको इस बार इंटू कर लेते हैं तो -3, इसको इसके साथ इंटू कर दें तो +3 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि एक साइन स्क्वायर थीटा इधर भी है, ठीक है, तो इसको हम अगर इधर भेज देते हैं और यहाँ सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, -1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं कि इस 3 साइन को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1, यहाँ में क्या बच गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 2 को इधर भेज देते हैं तो साइन स्क्वायर हमें मिल जाएगा, अगर इस 2 को इधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। अभी 1/2 किसकी वैल्यू होती है तो उसको निकाल लेंगे, तो साइन थीटा, इसको क्या करें, इधर भेज दें तो 1/√2, ठीक है। अब थीटा अगर वैल्यू देखें तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन, तो इस तरह से हमारा अगर यहाँ पर 1/√2 की वैल्यू रख दें, साइन 45, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब कह रहा है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 10 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है हमारा x - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - -6 का स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा x² - 3 का स्क्वायर, x² + 3 का स्क्वायर, a² + b² - 2ab हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करें तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 ऐड होकर 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 100। अब यहाँ हो जाएगा हमारा x² प्लस का 9 माइनस का 6x, और इस ये 64 हो जाएगा, 64 के इधर भेज देते हैं, 100 - 64 हो जाएगा। तो हमें यहाँ मिल जाएगा x² प्लस का 9 माइनस का 6x इक्वल्स टू 36। अब इस 9 को इधर भेज देते हैं तो x² - 6x इक्वल्स टू 36 - 9। हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, x² - 6x इक्वल्स टू 27। अब 27 को इधर ले आते हैं तो x² - 6x - 27 इक्वल्स टू 0। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या हमारा होने वाला है, x² - 9x, ठीक है, उसमें प्लस आप क्या कर दिए, आपके 27 आपको क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है,
हमें क्या करना होगा, इसको माइनस में लाना होगा, है ना। ओके, तो 27 को आपको फैक्टर करना है, तो आपको फैक्टर क्या क्या बन सकता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको फैक्टर करेंगे तो देखिए -9x हो रहा है और प्लस का 3x कर दीजिए, ठीक है, और माइनस का 27। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इधर से x इधर से 9, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस का 3 कॉमन ले लेते हैं तो इधर से x इधर का माइनस का 9। अब हम इसको लिख सकते हैं x - 9 और एक बार x + 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 0, यानी कि एक बार हमें x की वैल्यू 9 मिल रहा है और एक बार x की वैल्यू -3 मिल रहा है। तो -3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 9 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन हमारा आ जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन क्या है देखिए, ये हमारा है 6 क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन को देखिए कैसे क्वेश्चन है। 6 में कह रहा है यदि P प्रोबेबिलिटी इतना दिया है तो PE का नहीं होगा, यानी कि P इतना है तो P नॉट क्या होता है। तो आपको इस चीज़ याद रखना है हमेशा के लिए कि PE प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड करें तो इक्वल टू 1 आता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपको दे रखा है 0.015 प्लस नॉट आपको मान लीजिए नहीं पता है, ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, 1 माइनस 0 पॉइंट क्या जाएगा, जो हमारा टर्म है उसको माइनस कर देते हैं तो 0.015। जब हम इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.985। तो 985 इज़ द राइट आंसर। आंसर नंबर सी इज़ द राइट। अब क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं, 7th पर। 7 देखिए क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC दिया है, एक DEF दिया है, DEF दिया है और एंगल A 45 दिया, एंगल F 56 दिया, द वैल्यू ऑफ C। अब दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ये साइन होता है सिमिलरिटी का। अब मान लीजिए आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। एक ट्राइंगल हमारे पास और है जिसके अंदर ये D है, ये E है और ये F है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और एंगल 1 जो है वो 45 है, ठीक है, और एंगल F जो है ये 45 है, ठीक है। अब एंगल F जो है, एंगल A है 45 और एंगल F जो है वो है 56 है एंगल F। तो देन एंगल C, तो एंगल C की वैल्यू कितनी होगी, एंगल C की वैल्यू कितनी होगी। अब इसमें देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ABC, ठीक है, DEF, ये 45, ये 56, ठीक है। तो एंगल C की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो A, तो जो सिमिलर पार्ट होता है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। एंगल A 45 तो ये भी 45 हो जाएगा, एंगल C 56 तो ये भी 56 आ जाएगा। तो आंसर नंबर B इज द राइट आंसर, 56 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 देखिए क्या कहता है, 8 की तरफ बढ़े। 8 है ये, द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज। अब x और y की वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 41 है, 53, हम चाहें तो इसको एलिमिनेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। इस 41 से सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा, इस 53 से सबको मल्टीप्लाई कर दो और फिर माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। इससे बढ़िया ऐसे क्वेश्चनों में जब टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो हम ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन से वैल्यू रख के चेक कर लेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लो हमने x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ से x की वैल्यू 2 रख देंगे, y की वैल्यू 3 रख देंगे। अगर इतना आ रहा है तो क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा होगा। चेक करते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हमने 2 रख दिया, ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। और y की वैल्यू हमने 3 रख दिया, कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। दोनों को अगर हम ऐड करें कितना हो जाएगा, 8 9 2 11, 1 बच गया, 1 और 10 8 18 1 19, 191 आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब हम एक बार चेक करते हैं किस पे, x की वैल्यू 1 x की वैल्यू अगर हम मान लीजिए 1 रख लें तो ये हो जाएगा 41, ठीक है। और x y की वैल्यू 2 रख दें तो कितना हो जाएगा, 106। अब इन दोनों को ऐड करके देखिए कितना आ जाएगा, 147। तो 147 तो है नहीं, तो ये आंसर तो है नहीं। अब इसको चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू 3 रख दें तो x की वैल्यू 3 रखें कितना हो जाएगा, 3 4 3 12, 123 हो जाएगा। फिर प्लस
वाई की वैल्यू रख दें 2 तो 106 हो जाएगा, ये भी ज़्यादा जा रहा है। इसको चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू अगर हम रख दें 2 तो हो जाएगा 82 और वाई की वैल्यू रख दें 53 तो हो जाएगा 53, ऐड कर दें तो 3 2 5 8 3 13, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके हम ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, जो आंसर हमारा सही आ सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सरकमफ्रेंस और एरिया किसी सर्कल का इक्वल है, यानी कि इफ़ द सरकमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर इक्वल, सरकमफ्रेंस इक्वल है और एरिया इक्वल है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देंगे, 2πr होता है सरकमफ्रेंस, एरिया होता है πr²। देखो पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ से काट दो, ठीक है, एक आर यहाँ पर है, r² है, कट गया तो आर की वैल्यू में मिल गया सीधा 2, तो आर का वैल्यू आ गया 2, तो आंसर नंबर ए इज द। क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में देखिए क्या दिया है, इसमें कह रहा है इन अ फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई लाइन है और पैरेलल टू बी सी दिया है, ए डी दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये ए डी की वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है, ठीक है, और बी डी दिया है 4। तो बी डी देखिए हमारा कौन सा, ये है बी डी, ए डी सॉरी ये नहीं है हमारा, ए डी की वैल्यू है 3, ए डी मिल गया 3 और बी डी की वैल्यू है 4, तो बी डी हो गया 4। तो हमें देखिए अब ये पूरा ट्रायंगल की लेंथ की बात करें, यहाँ से यहाँ तक कितना मिल जाएगा 7। हमें क्या निकालना है, बी सी की वैल्यू दिया है 14, ये दिया है 14 आपको, तो डी ई की वैल्यू क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, जब कभी भी हमें यह ध्यान रखना है कि जब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल दे रखा है, जब ये लाइन और आपस में पैरेलल होता है इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये होल ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। और जब कभी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड का रेशियो क्या होता है, उसके साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो साइड ले लीजिए, ए डी ई का साइड हो जाएगा क्या हमारा ए डी, ठीक है, और ए बी सी का साइड क्या हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू, अब ए डी ई का हम लेते हैं डी ई यहाँ पर, ठीक है, और ए बी सी का क्या आ जाएगा बी सी यहाँ पर, तीनों साइड आपस में इक्वल होंगे। अब ए डी की वैल्यू हमें पता है 3, ए बी की वैल्यू पता है कितना 4 और 3 7 इक्वल्स टू, डी की वैल्यू नहीं पता तो डी ई ये आ जाएगा, बी सी की वैल्यू 14 है, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 3/1 इक्वल्स टू डी ई अपॉन 2, तो हमें डी ई की वैल्यू कितना मिल जाएगा 6 आंसर, तो 6 इज द राइट आंसर, बी आ जाएगा हमारा 6। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, 11 क्या कहते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन कहता है 1 + tan² थीटा इक्वल्स टू 1 - sin² थीटा 1 + sin थीटा का मान, इसकी क्या वैल्यू होगी, हमें ये सॉल्व करना है, राइट। तो इसमें देखिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, सिंपल है, इसको आप लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा जो है इसको हम कह सकते हैं क्या sec² थीटा कह सकते हैं, ये sec² थीटा का फॉर्मूला होता है। अब ये a - b a + b एक फॉर्मूला हो जाएगा किसका 1 - sin² थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ये a - b है, ये a + b है। अब 1 - sin² थीटा की वैल्यू किसकी होती है, cos² की वैल्यू होती है, ध्यान में देंगे cos² थीटा, और हम sec को कह सकते हैं 1/cos² थीटा, और यहाँ पर cos² थीटा ऑलरेडी था तो दोनों कट गया, आंसर आ गया 1, तो सी इज़ द राइट आंसर 1 आ जाएगा। अब देखिए इस बार क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि ओ ए की वैल्यू दे रखा है, सबकी वैल्यू गिवन है, और कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाए तो वो एक ट्रेपीजियम बनता है। अब ये ट्रेपीजियम का शेप भी दिख रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसके और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है, तो यानी कि इसके डायगोनल से एक दूसरे को डिवाइड करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये ए ओ अपॉन क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी जो है वो इक्वल हो जाएगा डी ओ अपॉन ओ बी, ठीक है। तो ए ओ की वैल्यू कितना है हमारे पास 3x - 1 अपॉन में ओ सी की वैल्यू कितना है 5x - 3 इक्वल्स टू डी ओ की वैल्यू कितना है
6x-5 और OB की वैल्यू कितनी है 2x+1। ठीक है, अब हमें इसको चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को हमें ऑप्शन से करना आसान रहता है। ऑप्शन से वैल्यू पुट करके हम दोनों का रेशियो इक्वल ले सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से x की वैल्यू 1 रख दिया, अगर मैं 1 रख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 - 1 अपॉन में 10 - 3 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा बन जाएगा 2/7। अगर यहाँ पर रखते हैं 1 तो हो जाएगा 6 - 5 अपॉन में 4 + 1, यानी कि 1/5। ये दोनों रेशियो सेम नहीं आ रहा। अब 2 पुट करके चेक कर लेते हैं। अगर 2 पुट करें तो हो जाएगा 10 2 पुट करें तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5 अपॉन में, अगर यहाँ पर 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पर अगर आप पुट करिए 2 तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 अपॉन में 2 दूनी 4 और 1 5, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, तो देख लीजिए 7/5। ये भी सोल्व नहीं हुआ। अब पुट करके देखिए 3 अगर हम पुट करते हैं तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8 अपॉन में अगर 3 पुट हो गया तो 15, 15 में से 3 गया यानी कि 12। अगर यहाँ पर पुट करिए 3 चलिए 18, 18 में से 5 गया 13, और अपॉन में आ जाएगा आपको 3 3 9 1 10, तो ये भी नहीं सुनिए। अब 4 पुट करते हैं, 4 3 12, 12 में से 1 गया 4 3 12, 12 - 1 11 आ जाएगा, 11 अपॉन 5 5 4 20, 20 - 3 आ जाएगा 17। अगर आप इसको पुट करें यहाँ पर 6 24, 24 में से 5 गया। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर 12 में देखिए आपको सब कुछ दे रखा है, और हमें एक ध्यान रखना है कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो पैरेलल होती है देखो ट्रेपीजियम बनाता है, और ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके साइड आपस में, उसके डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब है कि हमें ट्रायंगल, हमें इसका रेशियो मिल जाएगा क्या, DO अपॉन में OB इक्वल्स टू OC अपॉन में OA, ये हमें रेशियो मिल जाएगा। अब हम अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें, DO की वैल्यू कितना हो जाएगा 6x - 5 अपॉन में OB की वैल्यू रख दें तो 2x+1 इक्वल्स टू OC की वैल्यू रखते हैं तो 5x - 3 अपॉन में OA की वैल्यू रख दें तो 3x - 1 आ जाएगा। अब इसमें से हम क्या करते हैं, ऑप्शन से वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करें। ऑप्शन हमें दिया है पहला 1, अगर आप 1 की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो कितना हो जाएगा 6, 6 में से 1 गया 5, 6 पहले 6 x के ऊपर 1 रख देते हैं तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में से 5 गया 1 अपॉन में 2 2 1 जा 2 और 1 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पुट करें तो ये हमारा मिल जाएगा 5 में से 1 गया 2 और ये 3, 3 में से 1 गया 2, ये आ जाएगा तो कट के या हमारा 1 आ जाएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं आ रहा। अब अगर हम 2 पुट करें तो 12, 12 में से 5 गया 7, अगर यहाँ 2 पुट करें तो 4 में से 4 और 1 5 आ जाएगा 7/5। अगर यहाँ पुट करें तो 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पुट कर दें तो 6 6 हमारे पास है 3। अगर यहाँ पुट करें तो 5 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा ये 3 3 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पुट करते हैं 2 तो 2 हम पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 10, 10 में से 3 गया 7, अगर 2 पुट करते हैं 6, 6 में से गया 5 यानी 7 बजे 5, तो आपस में इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 13th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 कह रहा है एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के अंदर बनने में वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। एक सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अब एक सर्कल है, इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, तो ये एक स्क्वायर बना हुआ होगा, ये मान लीजिए स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका ये क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा और सर्कल के लिए डायमीटर हो जाएगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 100, सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 100, यानी कि हम कह सकते हैं 2πr इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100, ये मिल गया हमें। यहाँ से अगर हम r निकालें तो r इक्वल्स क्या हो जाएगा 100/2π, यानी कि रेडियस मिल गया। अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो 2r, यानी कि 2r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 100/2π इंटू 2, 2 से 2 कट गया तो हमें 2r मिल गया 100/π। अब हमें एक चीज़ याद रखना है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, उसके साइड के बीच में रिलेशन होता है। स्क्वायर का डायगोनल्स अगर हम मान लें इसको a, इसको मान लें a, तो ये हो जाएगा हमारा रूट
√2a आ जाएगा, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं √2a जो है वो हमारा क्या है, डायमीटर है, यानी कि 2r है। 2r की जगह पे रख देते हैं, तो √2a इक्वल्स टू आ जाएगा 100/π, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a इक्वल्स कितना आ जाएगा 100/π इंटू √2। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा 100/√2, 100/√2 डिवाइड बाई 2π, 2 से इसको काट दीजिए 50, तो हमें मिल जाएगा 50/50√2/π, तो 50√2/π इज द राइट आंसर। सी हमारा आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। The zeros of alpha and beta of the polynomial this are such that alpha minus beta is 1, then हमें पूछ रहा है the value of k की वैल्यू क्या होगी, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रहा है if zeros of alpha and beta of polynomial this are alpha minus b, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, हमें यहाँ से क्या करना है कि दोनों का जीरोस दे रखा है, ये माइनस देन द वैल्यू ऑफ के। अब इसको सॉल्व करके देखें तो हमें एक चीज़ पता है यहाँ से कि ज़ीरोज़ ऑफ अल्फ़ा, इफ़ ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर सच दैट बी माइनस, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ है हमें अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू -1। ये देखिए इसको अगर हम ऐसा कर लें, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -7/b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, -7/1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7, और अल्फ़ा माइनस बीटा हमें कितना दिया है, 1, तो यहाँ लिख लो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर -6, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू हमें कितना मिल गया, माइनस का, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में था तो प्लस में आ जाता, ठीक है। ये हो जाता 8, ठीक है, ये मिस्टेक था, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 4, तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल गया हमें 4। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें 4। अल्फ़ा की वैल्यू अगर 4 मिल गया तो यहाँ रख देते हैं, हमें बीटा मिल जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 4 रख दीजिए, 4 माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अल्फ़ा मिल गया 3, अब 4, बीटा मिल गया 3, सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगा के की वैल्यू, ठीक है। या हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स होता है C/A, और अल्फ़ा इंटू बीटा कर दीजिए, तो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू के, यानी के इक्वल्स टू आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हमें दिया है tan बीटा इक्वल्स टू 3 और tan बीटा माइनस 3 कॉस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 4 tan बीटा की वैल्यू 4 है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ से कि यहाँ से अगर आप क्या कीजिए सबको कॉस से डिवाइड कर दीजिए इस क्वेश्चन को, है ना। अगर हम इसको डिवाइड कर दें कॉस से, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा, यहाँ क्या हो जाएगा -3 कॉस बीटा अपॉन में कॉस बीटा डिवाइड बाई, इसको कर दें 4 साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा, राइट, प्लस 3 कॉस बीटा अपॉन में कॉस बीटा। देखिए इस कॉस बीटा कैंसिल आउट, कॉस बीटा कैंसिल आउट, यहाँ बच जाएगा हमें साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan हो जाएगा, लेकिन tan बीटा -3 डिवाइड बाई हो जाएगा 4 tan बीटा प्लस 3। अब यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर आप tan बीटा निकाल लीजिए तो tan बीटा इक्वल हो जाएगा हमारा 3/4, यहाँ रख दीजिए 3/4, तो हमें मिल जाएगा 4 इंटू 3/4 -3 डिवाइड बाई 4 इंटू 3/4 प्लस का 3, ये से कट गया, ये से कट गया, तो हमें मिल जाएगा 3 - 3/3 प्लस 3, यानी कि 0। आंसर इज 0, राइट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको दिया हुआ है a² की इक्वल्स टू 16/25, तो फाइंड द a। अब आपको खुद दिख रहा है
कि इसमें देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो एक देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर इक्वल्स टू में दिया है 16/25, तो ए की वैल्यू क्या होगी, इसका अगर हम ए निकालें तो अंदर रूट इधर अब क्या हो जाएगा 4/5 आ जाएगा, और 4/5 में पता है क्या होता है, परिमेय संख्या होती है कि रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर आंसर आ जाएगा रैशनल नंबर, इसको हम कह सकते हैं रैशनल नंबर। देखिए एक A piece of the wire is 12 to 22 centimeter long is bent into the form of the arc of a circle substituting the angles 30 degree center of the radius of the circle. A piece of wire इतना दिया हुआ था, bent into the form a circle arc of the circle subtended an angle 22 सेंटीमीटर लंबे एक तार को एक वृत्त के चाप के रूप में इस प्रकार मोड़ा जाता है कि वृत्त का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें ऐसे क्वेश्चन, तो इस सर्कल को जो मोड़ा गया है वो कैसा सर्कल बनाया गया है, इसको मान लीजिए एक आर्क बनेगा, यानी कि हम आर्क जैसे मान लीजिए सर्कल है, सर्कल को ऐसा मोड़ दिया गया है और इस सेंटर के साथ ऐसा बना रहा है एंगल जो 60 डिग्री का बन रहा है। अब आपको ये इस लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो हमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद रखना है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr, और इक्वल टू में ये 22 दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू कितना है 60/360 × 2 × पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमें नहीं पता, और ये है 22, तो 22 से 22 काट दीजिए, इससे इसको 6 बार में काट दीजिए, 2 से इसको कर दीजिए तो 21 हो जाएगा, तो आर इक्वल में मिल जाएगा 21। 21 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें आते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी है और पी क्यू आर है, ए एम और पी एन इसका एल्टीट्यूड है, ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, इसका ए एम और पी एन की वैल्यू। अब देखिए आपको याद रखना है कि जो ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ए एम इसका एल्टीट्यूड है, ये पी एन इसका एल्टीट्यूड है, ये ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। तो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर आपको दिया है 1/9, तो आपको ए एम पूछा जा रहा है, ए एम और पी एन। तो ए एम और पी एन आपको याद रखना है कि इसका साइड का जो स्क्वायर होता है उसका एल्टीट्यूड के स्क्वायर का भी रेशियो सबका इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये हमें मिल जाएगा √1/, हमें दिया है स्क्वायर, तो इसके साइड का भी स्क्वायर, तो जब ये निकालोगे तो आपको आंसर जैसे इसका साइड स्क्वायर हुआ वैसे इसका भी होता है, इसका मतलब ए एम और पी एन निकालेंगे तो यह जाएगा 1/3 इज द राइट आंसर। तो ए एम अपॉन पी एन इज द 1 ए एम अपॉन पी एम, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू 1/3 इज द राइट आंसर। इतने की दूरी से केंद्र से दूरी याद की, जब केंद्र से इसकी दूरी पूछा जा रहा है ना, तो आपको उस केंद्र जो होता है, मान लो एक बिंदु से केंद्र की दूरी है ना, क्वेश्चन बनाते हैं इधर पेज में, द डिस्टेंस द पॉइंट इतना फ्रॉम द ओरिजिन से पूछा जा रहा है, मान लो ओरिजिन से बीच का इसका डिस्टेंस तो 0 0, 0 होता है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या कह सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए 0 0 + 7 का स्क्वायर है ना, प्लस 0 ± 24 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, इसको ऐड कर दे तो 625 आ जाएगा, 625 का रूट कर देंगे तो 25 आंसर, 25 इसका राइट आंसर इसका आ जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के व्यास को 40% बढ़ाया जाता है, वृत्त के व्यास को 40% बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब देखिए व्यास जो है 40% बढ़ रहा है, यानी कि डायमीटर को 40% बढ़ाएंगे तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें देखना है। अगर मान लीजिए डायमीटर 40% बढ़ रहा है तो रेडियस भी हमको हमारा बढ़ रहा होगा, है ना, तो रेडियस भी हमारा उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो मान लीजिए हमारा पहले था डायमीटर, सॉल्व करते हैं, वैसे तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, शॉर्टकट तरीके भी होते हैं। शॉर्टकट तरीका ये कहता है कि a + b, ठीक है, जितना इंक्रीज कर गया ± AB अपॉन में 100, यानी कि एक बार 40 इंक्रीज करेगा, ठीक है, और एरिया पूछ रहा है तो यहाँ पर फिर आ जाएगा 40 ± 40 × 40 / 100, ये सी कट जाएगा, इसे कट जाएगा, 40 40 80 आ जाएगा, 80 + 16
यानी कि 96% ये इंक्रीज़ कर जाएगा। तो आंसर इज बी इज़ द राइट आंसर। बट इसका तरीके से अगर हम करें, ठीक है, तो मान लीजिए एक सर्कल है ये, ठीक है, इसका इसके बाद एक बार रेडियस मान लेंगे कितना कि एक रेडियस मान लेंगे इसका 100, ठीक है। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4 पाई हो जाएगा। जब ये 40% बढ़ रहा है, 40% बढ़ जाएगा तो 140 हो जाएगा। 140 को आप फिर 140 से इंटू करेंगे तो 196 आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है कि 96 का डिफरेंस आ रहा है, 96% बनेगा। इसका आंसर आ गया 96% इसका इंक्रीज़ कर गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों के लिए हमें अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अब इसके सेकेंड पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर आपको नेक्स्ट 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।